Hey, hi everyone. Hope all of you are fit and fine. So, let's continue from where we left our previous session. As you can see in this slide, the topic we are going to study is multi programmed operating system. तो ये जो मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मेन मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लेके आना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे रैम है मतलब मेन मेमोरी जो लिमिटेड साइज़ की है। उस रैम में हम मल्टीपल प्रोसेसेस यानी जॉब्स को लेके आएंगे। अब इन जॉब की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है। नॉन प्रीएम्प्टिव माने क्या, ये जानने के लिए डायग्राम ज़रा हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेन मेमोरी में जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी ऐसे लाके रख दिए हैं और सीपीयू के पास एक के बाद एक जॉब एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। यहाँ पे पहला गया है जॉब सी सीपीयू के पास, तो सीपीयू वो जॉब सी पूरा के पूरा एग्जीक्यूट करेगा और फिर जॉब बी के पास जाएगा। ये जो जॉब्स आप देख रहे हो ना, ये जॉब मतलब इसके अंदर रहते हैं इंस्ट्रक्शन। अभी जॉब सी जैसे कि मैंने बोला सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए गया है, लेकिन जॉब सी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना है या फिर फाइल को एक्सेस करना है। तो सीपीयू क्या करेगा, वो जॉब सी जो डिमांड कर रहा है उसको बोलेगा कि बाबा तू तेरा जो काम तुझे चाहिए वो तू पूरा कर, तब तक मैं दूसरा जॉब एग्जीक्यूट करता हूँ। मतलब सीपीयू यहाँ पे जाएगा जॉब बी के पास। समझ में आ रही है बात? मतलब सीपीयू यहाँ पे आइडल नहीं बैठेगा। आइडल मतलब खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से मल्टीपल जॉब्स उसके पास है, मतलब मेन मेमोरी के पास है। उसके वजह से सीपीयू एक के बाद एक उन जॉब्स को एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो यहाँ पे आइडल टाइम सीपीयू के पास नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका क्लास है TYCO का, जहाँ पे 60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। एक टाइम पे 60 स्टूडेंट्स बैठते हो और मैंने आप 60 स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को 5 क्वेश्चंस दिए हैं असाइनमेंट्स के, सेम 5 क्वेश्चंस। और मैं फिर चेकिंग करते समय रोल नंबर 1 के पास जाती हूँ। रोल नंबर 1 के मैंने 5 क्वेश्चंस चेक किए, उसके बाद मैं जाऊँगी रोल नंबर 2 के पास। लेकिन अगर रोल नंबर 2 ने मुझे बोला कि मेरा मैम डायग्राम बाकी है, मुझे और 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो मैं जाऊँगी रोल नंबर 3 के पास। रोल नंबर 3 के पास मैं तब भी जाऊँगी जब मुझे रोल नंबर 2 एक्सक्यूज़ देगा कि मुझे मेरा काम करना है, थोड़ा बाकी है, तो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। तभी मैं जाऊँगी रोल नंबर 3 के पास। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका क्लास है TYCO, जिसका कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स का है, वो है आपका रैम मतलब मेन मेमोरी। मैं जो हूँ वो हूँ CPU, और जो मेरे 62 स्टूडेंट्स हैं वो है मेरे जॉब्स। जॉब 1, रोल नंबर 1 इज़ जॉब 1, रोल नंबर 2 इज़ जॉब 2। तो मेरे पास आइडल टाइम नहीं है चेकिंग के लिए। मैं CPU मतलब मैं एक के बाद एक हर एक का चेक करते जाऊँगी। लेकिन अगर कोई बीच में कुछ एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मेरा कुछ इनकम्प्लीट है, तो ही मैं दूसरे के पास जाऊंगी। समझ में आ रही है बात? तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन इम्पॉर्टेंट ये काम ये है कि मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करते रहता है और आइडल नहीं बैठता। ये इसका मेन एडवांटेज है कि it has high and efficient CPU utilization. CPU cannot sit idle। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा टू एकोमोडेट मल्टीपल जॉब्स या प्रोसेसेस
in the main memory. Multiprocessor operating system. Multiprocessor operating system is defined as a system with more than one processor, and अगर precisely clear बोलूँ तो there are 2 or more CPU linked together to enable parallel processing. जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक सिस्टम है जहाँ पे 2 CPU को लिंक किया गया है एक ही सिस्टम में, और वो CPU शेयर कर रहे हैं सेम मेमोरी, सेम IO डिवाइसेस और एक कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर पे 4 एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, वर्ड प्रोसेसर, ईमेल, वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस। तो ये 4 जो एप्लीकेशंस है वो उस सिस्टम पे रन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और जो 2 एप्लीकेशंस है वर्ड प्रोसेसर और ईमेल वो एक प्रोसेसर कोर यूज़ कर रहे हैं, और जो वेब प्रोसेसर और एंटीवायरस एप्लीकेशन है वो दूसरा प्रोसेसर कोर यूज़ कर रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है ना, ये चारों जो एप्लीकेशंस है वो साइमल्टेनियसली पैरेलली प्रोसेस हो रहे हैं एक ही टाइम पे। तो ये जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके जो मैंने अभी नीचे पॉइंटर्स लिखे हैं वो देखो। दिस मल्टीपल CPUs are in a close communication sharing the computer bus, memory and other peripheral devices। जैसे कि मैंने बोला, मतलब ये शेयरिंग के वजह से क्या होता है, इनको टाइटली कपल्ड सिस्टम बोला जाता है, इनको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को। दूसरा पॉइंटर ये है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स to the use of 2 or more central processing unit within single computer system, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तीसरा पॉइंटर, दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम आर यूज्ड व्हेन हाई स्पीड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। मतलब ये जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम का डेटा प्रोसेस करना है। और ये जो सिस्टम है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है, सिस्टम का एग्जीक्यूशन स्पीड बूस्ट करता है। बूस्ट क्यों करता है, क्योंकि सिस्टम में एक से ज़्यादा CPU रहते हैं इसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है, ये इसका दूसरा एडवांटेज है। रिलायबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक CPU का फेलियर हो गया तो दूसरा CPU काम करेगा। दूसरी बात, इसका थ्रूपुट भी बहुत अच्छा है, ये एक इसका और एक एडवांटेज है थ्रूपुट। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, थ्रूपुट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कम टाइम में एग्जीक्यूट होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रूपुट। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रूपुट बहुत अच्छा होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। ये दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। तो ये है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम पैरेलल प्रोसेसिंग के समय पे काम में आता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फोकस है वो 2 चीज़ों में होता है, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख सकते हो। वो 2 चीज़ें हैं, CPU शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मल्टीपल प्रोग्राम या फिर मल्टीपल जॉब्स या फिर मल्टीपल प्रोसेस भी बोल सकते हो, उन्हें रैम में लाया जाता है, मतलब मेन मेमोरी में लाया जाता है, और फिर CPU को एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे CPU एक टेक्निक यूज़ करता है जिसको हम लोग बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग। फॉर एग्जाम्पल 10 जॉब्स है, उनको मेन मेमोरी में लाया गया है। CPU क्या करेगा, हर एक जॉब को एक टाइम ड्यूरेशन देगा एग्जीक्यूशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल CPU ने दिया है उन्हें 10 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन, तो जॉब 1 उस टाइम ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, वरना वो जाएगा जॉब 2 के पास। फिर जॉब 2 भी 10 सेकेंड में एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, वरना वो जाएगा जॉब 3 के पास। ऐसे करते करते वो जाएगा जॉब 10 के पास। जॉब 10 उस 10 सेकेंड में एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है,
जैसे ही जॉब 10 का 10 सेकेंड्स खत्म हो जाता है, फिर से जॉब 1 शेड्यूल हो जाता है। तो ये शेड्यूलिंग चलता रहेगा, मतलब हर एक 10 सेकेंड के बाद जॉब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से जॉब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से जॉब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये शेड्यूलिंग तब तक चलेगा जब तक सारे जॉब्स एग्जीक्यूट ना हो, तब तक। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है, इसका मेन एम्फेसिस है वो रिस्पॉन्स टाइम पे रहता है। जो एग्जाम्पल मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया था वो फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या मैंने बोला था कि 60 स्टूडेंट्स का क्लास है बराबर, और हर एक स्टूडेंट को मैंने 5 असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एग्जाम्पल कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 5 क्वेश्चंस तो मैंने दिए हर एक स्टूडेंट को, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट के 2 क्वेश्चंस चेक होने के बाद दूसरे स्टूडेंट के पास जाऊंगी। मतलब स्टूडेंट 1 के मैंने 2 क्वेश्चन चेक किए, फिर मैंने स्टूडेंट 2 के 2 क्वेश्चन चेक किए, ऐसे करते करते मैंने स्टूडेंट 60 तक गई और 60 स्टूडेंट्स के मैंने 2-2 क्वेश्चन चेक किए। वो 2 क्वेश्चन 60 स्टूडेंट्स के चेक करने के बाद फिर से मैं रोल नंबर 1 के पास गई, 3 और 4 थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन चेक किया, फिर से रोल नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन चेक किया। ऐसे करते करते मैं फिर रोल नंबर 60 के पास गई, उसका थर्ड और फोर्थ चेक किया, वैसे चेक किया, फिर से मैंने शेड्यूल किया रोल नंबर 1 को, उसका मैंने लास्ट जो 5th क्वेश्चन है वो चेक किया। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 फिर से 60 के पास आई और मेरा लास्ट क्वेश्चन चेक हो गया 60 का भी। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइम है ना रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 60 के पास जाने का, वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन एडवांटेज है कि इट प्रोवाइड्स गुड रिस्पॉन्स टाइम। और इसका एक डिसएडवांटेज है, वो है कि कभी कभी ये जो स्विचिंग करते हैं ना हम लोग, जॉब 1 से जॉब 2, मतलब जॉब 1 से ले जाओ, फिर जॉब 2 के पास जाओ, फिर जॉब 3 के पास जाओ, तो ये स्विचिंग कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 2 चीज़ों पे होता है, वो है कनेक्टिंग यूजर्स एंड रिसोर्सेस, और दूसरा टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स आर यूज्ड टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स. This processor communicate with each other through communication line. Distributed operating system को और भी क्लियरिटी से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे इंटरनेट पे ना बहुत सारे लार्जेस्ट सर्विसेज हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। उनमें से मोस्ट पॉपुलर है गूगल, यूट्यूब, फेसबुक। अभी गूगल का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। Millions of people are requesting for searches through google.com, और गूगल सबको सर्व भी करता है एक ही टाइम पे। लेकिन अगर गूगल ने सिर्फ एक कंप्यूटर यूज़ किया टू प्रोवाइड सर्विसेज टू, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी तो सर्वर पे लोड आ जाएगा और सर्वर डाउन हो जाएगा, या अगर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हुआ फिर भी इतने सारे यूजर्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, सो इट विल क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस। सेम इन द केस ऑफ यूट्यूब, देयर कैन बी मिलियंस ऑफ पीपल हु वांट वीडियोज टू बी प्लेड एंड यूट्यूब सर्वर हैज टू परफॉर्म ऑल रिक्वेस्ट। सो इफ देयर इज ओनली वन कंप्यूटर फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट, सेम जैसे गूगल में प्रॉब्लम हुआ ना वैसे ही यूट्यूब में होगा, और सेम गोज फॉर फेसबुक। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट यूजेस मैनी कंप्यूटर्स लोकेटेड एट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज। फॉर एग्जाम्पल USA, चाइना और इंडिया, ये अलग अलग कंट्रीज हैं, और
अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूट्यूब सर्वर है। यूएसए का एक यूट्यूब सर्वर है, चाइना में एक यूट्यूब सर्वर है, इंडिया में यूट्यूब सर्वर है। तो यूएसए के लोग जो भी वीडियो प्ले करने की रिक्वेस्ट करेंगे वो यूएसए का सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और उनको पूरा करेगा। सेम गोज फॉर इंडिया। इंडिया में अगर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो प्ले करने की तो इंडिया का जो यूट्यूब सर्वर है वो उनकी रिक्वेस्ट पूरा करेगा। सेम गोज फॉर चाइना। अगर चाइना में भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो प्ले करने की, तो चाइना का जो यूट्यूब सर्वर है वो उनकी डिमांड पूरी करेगा। लेकिन बाय चांस कभी यूएसए का सर्वर डाउन हो गया या यूएसए के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो यूएसए के लोग जो यूट्यूब के वीडियोस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो इंडिया का सर्वर भी प्रोवाइड करेगा। मतलब ये क्या करता है, ये रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये इसका बड़ा एडवांटेज है कि ये जो यूजर्स जो अलग अलग देश में कनेक्टेड है, अलग अलग देश में है, उनको कनेक्टेड रखता है और दूसरा उनमें रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब मैंने बोला कि बाई चांस यूएसए का सर्वर डाउन हो गया तो इंडिया का सर्वर यूएसए के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये डेटा एक्सचेंज करने को भी अलाउ करता है डिस्पाइट ऑफ लोकेशन किधर भी हो। और इसका बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरी बात ओवरलोडिंग हो सकता है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि यूएसए का सर्वर अगर डाउन हो गया तो इंडिया का सर्वर रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब उनका डिमांड पूरा करेगा। यूएसए के लोगों की भी डिमांड पूरा करेगा, इंडिया के लोगों की भी डिमांड पूरा करेगा। लेकिन इंडिया के सर्वर यूट्यूब जो इंडिया का सर्वर है यूट्यूब का, उस पर वो लोड ज़्यादा आएगा। तो समझे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम माने क्या? We have real time operating system. These real time operating system are strictly time bound. मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उसी टाइम एग्जीक्यूट होने चाहिए। उन्हें जो टाइम अलॉट किया गया है उसी ड्यूरेशन में ही उनको एग्जीक्यूट होना है। Real time operating system, as you can see in this slide, is classified into two categories. एक है hard real time system और दूसरा है soft real time system. Hard real time system can never miss its deadline. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग। जब वेदर फॉरकास्टिंग जो देते हैं तो जो वेदर एट अ टाइम, मतलब जिस टाइम पे जो वेदर का कंडीशन जो बताते हैं वेदर फॉरकास्टिंग वाले, वो परफेक्ट होना चाहिए। कभी कभी हम लोग को वेदर फॉरकास्टिंग से पता चलता है कि इस दिन साइक्लोन आने वाला है या इस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो वेदर फॉरकास्टिंग वाले हमें एक वार्निंग देते हैं कि इस दिन आपको बाहर नहीं पड़ना है, आपको घर पे ही सेफ रहना है। तो ये जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम है ना, ये डेडलाइन इनको मिस नहीं करनी है। मतलब इनको परफेक्टली उनको बताया गया हुआ काम टाइम पे करना है। इसका और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये भी ले सकते हैं, मिसाइल सिस्टम। अभी मिसाइल सिस्टम को जब हम लोग ऑन करते हैं ना, जब मिसाइल का बटन ऑन करते हैं तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और उसके अंदर अगर एक प्रोग्राम है जिसमें इंस्ट्रक्शन है I1 I2 I3, तो जब एक्टिव करेंगे हम लोग मिसाइल, तब तुरंत I1 I2 I3 इंस्ट्रक्शन जो है उसके प्रोग्राम है वो तुरंत रन होंगे। अगर डिले हो गया तो मिसाइल का टारगेट मिस हो सकता है। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम आर दोज वेयर डिलेज आर नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम का सिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ आप लोग देख सकते हैं, अपना टेलीफोन सिस्टम। जब कोई आपको फ़ोन करता है तो तुरंत आप उसका फ़ोन कभी कभी लेते हो, कभी कभी मिस आउट हो जाता है। मतलब माइनर डिलेज आर एक्सेप्टेबल।
समझ में आया? सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में माइनर डिलेज आर अलाउड। इसका और एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर। मतलब एक बैंक में जो भी एक कंपनी है उनके सारे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट उस बैंक में है रजिस्टर्ड। तो जब सैलरी होती है, जिस दिन सैलरी होती है, तो एक ही टाइम पे सब लोगों को सैलरी का मैसेज नहीं आता। कभी किसी को एक टाइम पे आता है, फिर दूसरे को 2-3 मिनट के बाद आता है, तीसरे को 2-3 मिनट के बाद आता है। मतलब माइनर डिलेज यहाँ पे होते हैं, परफेक्ट नहीं होता कुछ भी इन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो ये रहा अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड वी हैव मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशंस में ये सारे आते हैं। पहला है आईफोन ओएस, iOS, जो मोस्टली आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। दूसरा है एंड्रॉयड, स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है। फिर आता है ब्लैकबेरी। आईफोन आने से पहले ना, जितना भी आईफोन के लिए क्रेज़ है ना लोगों में, वैसे ही आईफोन के इन्वेंशन से पहले ब्लैकबेरी को क्रेज़ था, ब्लैकबेरी फ़ोन के लिए। फिर है विंडोज़ फ़ोन, जो अभी डिसकंटिन्यू हुआ है। ये जो विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेंट किया था। फिर है सिम्बियन। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 कंपनीज़ ने मिला के डिज़ाइन किया है। वो है सोनी एरिक्सन, मोटोरोला और नोकिया। ये तीनों कंपनीज़ एक साथ आई और उन्होंने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया, और मोस्टली उन्हीं मोबाइल्स में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ है। फिर है बाडा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल जब पहले हम लोग यूज़ करते थे स्मार्टफोन के पहले, तो सैमसंग मोबाइल में ये बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था। तो ये जो विंडोज़ फ़ोन सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम बाडा, ये अभी डिसकंटिन्यूड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ़िलहाल तो यही आईफोन ओएस और एंड्रॉयड यही बहुत मार्केट में पॉपुलर है और यही बढ़िया चल रहे हैं। We have command line based operating system. In this operating system, there are 2 operating systems, that is DOS and Unix. Actually command line based operating system is a text based interface. मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिया जाता है, और वो टेक्स्ट मतलब इन द फॉर्म ऑफ कमांड दिया जाता है, और वो कमांड एग्जीक्यूशन के बाद स्क्रीन पे आउटपुट आता है। जैसे कि मैंने ये पॉइंटर्स लिखे हैं यहाँ पे, आप नोट डाउन कर सकते हो। अ नॉन ग्राफिकल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस टू द कंप्यूटर सिस्टम वेयर द यूजर टाइप्स इन द कमांड एंड द कंप्यूटर देन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि कमांड टाइप करना है और वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। अभी ये कमांड प्रॉम्प्ट कैसे हम लोग जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आप अपना सिस्टम ऑन करते हो, तो ऑन करने के बाद स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करते हो ना, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे रन करके आता है। तो रन में आपने रन ऑप्शन क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आता है, और उस पॉपअप में आपको क्या करना है, CMD करके टाइप करना है और एंटर करना है। CMD करके टाइप करके एंटर करने के बाद आपके सामने ये ब्लैक स्क्रीन ओपन होगा। ये ब्लैक स्क्रीन में आपको जो प्री डिफाइंड कमांड्स होती है वो टाइप करनी होती है, और वो टाइप करने के बाद उसका आउटपुट आता है। Command prompt is a program that emulates the input field in a text-based user interface screen out with GUI. मतलब ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट, ये विंडोज़ बेस्ड GUI सिस्टम में दिया गया है, जहाँ पे आप लोग टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस देख सकते हो। टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस मतलब जैसे कि मैंने बोला, ये सिर्फ टेक्स्ट लेगा, टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स लेगा। If the output is produced by the specific command, then the text is displayed in the terminal. मतलब जो आउटपुट भी आएगा ना, that will be also in the form of text only. Basically, command line based operating system, it is used to view and manage computer files. मतलब जो operating system के files है वो
व्यू करने के लिए और वो मैनेज करने के लिए ये जो डॉस है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़ किए जाते हैं. We have graphical user based operating system. Windows and Linux are graphical user based operating system. Graphical user based OS मतलब GUI. GUI is nothing but एक visual representation of icons, of graphics, of colorful screen, जिसके वजह से जो मतलब आप देखते हो, अभी देखो आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखना पसंद करते हो या कलरफुल, तो आपको कलर वाले पिक्चर मतलब कलरफुल पिक्चर देखने में बहुत मज़ा आता है. वैसे ये GUI ने प्रोवाइड किया है कि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है अपनी आँखों को कि उसे देखने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है. लोग लिनक्स का GUI देख सकते हो. लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका GUI जब आप देखोगे, GUI इज़ नथिंग बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जो पेज आता है, पहला जो स्क्रीन आता है वो कैसे दिखता है, तो GUI लिनक्स का GUI ऐसे दिखता है. ठीक है. फिर ये है विंडोज़ का GUI, ये सबको पता रहेगा. स्टार्ट बटन, टास्क बार, आइकन्स, विंडोज़ नोटिफिकेशन एरिया, टाइम डेट, ये बहुत ही मतलब बहुत ही फेमस और आप बहुत फैमिलियर हो इस GUI से. फिर लास्टली वी हैव उबंटू GUI फॉर लिनक्स. लिनक्स के लिए और एक GUI है जिसको बोलते हैं उबंटू. यहाँ पे भी ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कमांड लेता है, लेकिन इसमें जो आइकन्स है ना वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से प्रोवाइड किए गए हैं. And this marks the end of our first chapter, overview of operating system. I hope all the concepts are clean and clear. If not, then keep your doubts ready, as we are meeting on this coming Monday through Google Meet, where you can ask me any your doubts or queries and I will be clearing out. Till then, stay safe, stay at home, maintain necessary precautions. So bye, take care.